हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। और सब बताइए, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मस्त चल रही है ना? समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुसार अपनी पढ़ाई को करना है। हाँ, समय यूं ही हाथ से छूट न जाए, इसलिए समय का पालन करते हुए मस्त जबरदस्त पढ़ना है। ठीक है, तो आज आपका भाई समय के अनुसार ही, समय को देखते हुए आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 5 है, उस चैप्टर 5 का जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस है एंड उसका आंसर है, आज आपका भाई कराने वाला है, जो सीधा आप देखेंगे अपने एग्जाम पेपर में। इन प्रश्नों में से ये प्रश्न कुछ ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में सीधे लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को एक नए अंदाज में, नए तरीके से और अच्छे ढंग से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं मनीष गुप्ता आप लोगों का इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर का मैं आगाज करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर 5 है और ये क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर काफी ही मोस्ट वीवीआई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल की सफलता के कारणों को लिखें। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? ध्यान देना है। मेंडल के सफलता के कारणों को लिखें। मेंडल के सफलता के कारणों को लिखें। यहाँ पे मेंडल की सफलता के कारण को लिखना है। आपको लिखना है मेंडल के सफलता के कारण। आपको लिखना है मेंडल के सफलता के कारण। तो चलिए देख रहे हैं आप मेंडल के सफलता के कारण को। आंसर देखेंगे, माने किन किन कारणों से मेंडल को सफलता मिली, है ना। पहले तो मैं अपने अध्ययन के अनुसार आप लोग को बता देना चाहूँ कि मेंडल के सफलता का मुख्य कारण मटर के पौधों का चयन ही तो था। इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे पौधे थे, लेकिन उन पौधों में मेंडल ने केवल मटर के पौधों का ही चयन किया, क्योंकि मटर का जो पौधा है उसमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना। ये विपरीत लक्षण वाला होता है, विपरीत लक्षण वाला, विपरीत गुण वाला होता है, जल्दी उगने वाला पौधा होता है, इसलिए इस पर प्रयोग करना भी आसान होता है, छोटा भी होता है ना। इन्हीं कारणों से मेंडल ने मटर के पौधों का ही चयन किया और उनको सफलता आसानी से मिल गई। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप क्या बोलेंगे कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। हाँ, आनुवंशिकी का फादर किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। तथा इनके द्वारा प्रतिपादित नियम को मेंडलिज्म या मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इसलिए इनके द्वारा प्रतिपादित जो नियम है उसको मेंडलिज्म या मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवों के विभिन्न गुणों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। इसमें मेंडल ने ये बात बताया, जो किसी भी पितरी लक्षण होता है, गुण होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? संचारित होता है। अपने पेरेंट्स से जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वे गुण या लक्षण संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं। ऐसा ही बात किसने बताया? मेंडल ने। इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया, क्योंकि यह आकार में छोटा। मैं शुरू में ही बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का ही चयन किया, क्योंकि जो मटर का पौधा है वो आकार में छोटा होता है ना, और अल्प जीवन काल का होता है। इसका जीवन काल भी बहुत कम होता है, आकार में छोटा भी होता है, जीवन काल भी बहुत कम होता है ना। इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया।
मेंडलवाद के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत, मेंडलवाद के दो प्रमुख सिद्धांत थे, आप देखेंगे मेंडलवाद के दो प्रमुख सिद्धांत, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब आप सुनेंगे मेंडल के सफलता के कारणों को लिखे। तो मेंडल के सफलता के कारण, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी सुना कि मेंडल के सफलता का कारण मटर के पौधों का चयन है। मेंडल के सफलता का कारण मटर के पौधों का चयन है। मटर का जो पौधा होता है उसमें अनेक प्रकार के विपरीत लक्षण होते हैं, अलग अलग गुण होता है। ये जल्दी उगने वाला पौधा होता है, इसका जीवन काल भी बहुत ही कम होता है और इस पर प्रयोग करना भी बहुत ही आसान भी होता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया और इस पर अपनी सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से आप देखें कि मेंडल को सफलता कैसे मिली। और साथ ही साथ दो चार शब्द ऐसी भी है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें से मैं बनाता हूं। पहला क्वेश्चन होगा कि मेंडल जो है मटर के पौधे का चयन क्यों किए? क्योंकि उस पर प्रयोग करना आसान था, उससे विपरीत लक्षण, अलग अलग विपरीत लक्षण वाले थे और साथ ही साथ वो उनका जीवन काल जो था अल्प समय के लिए था, है ना, मतलब जल्दी ही उग जाता है और उसका प्रयोग आसानी से हो जाता है ना। अगला, अनुवांशिकी का पिता किससे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है ना। और इनके मेंडल के दो प्रमुख, मेंडलवाद के दो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है? पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ये दो नियम मेंडलवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। एक उदाहरण दें और पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। एक उदाहरण दें और पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। ध्यान देना है, पृथक्करण के नियम में मेंडल ने क्या बताया? देखिए, मेंडल के वैसे में कौन सिद्धांत था? दो गो, एक स्वतंत्र अभिगमन का नियम और एक पृथक्करण का नियम। तो अभी आप समझेंगे पृथक्करण के नियम को, ठीक है, ध्यान देना है। किसी गुण के लिए किसी जीव में मौजूद दो घटक अपनी पहचान स्पष्ट फिर अचानक बनाए रखता है ना। किसी गुण के लिए किसी जीव में कितने घटक होते हैं? दो होते हैं, है ना, और उनके अचानक और उनकी पहचान स्पष्ट फिर अचानक बनाए रखता है तथा युग्मक जनन के दौरान पृथक होता है, विभिन्न युग्मकों में वितरित होते हैं और फिर भिन्न संतति में जोड़े बनाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के हिसाब से जैसे कि किसी शुद्ध लंबे मटर पौधा तथा बौना मटर पौधा के बीच एकल संकरण कराए तो देखिए इसमें क्या होता है? पृथक्करण के नियम में, पृथक्करण के नियम में क्या होता है? हाँ, पृथक्करण का नियम मेंडल का पहला नियम है। इस नियम में मेंडल ने दो अलग अलग, पृथक्करण के नियम में मेंडल ने दो अलग अलग, ध्यान से मेरे बातों को सुनना है ना। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने दो अलग अलग पौधों का चयन किया और उन पौधों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। दो अलग अलग विपरीत लक्षण कहने का मतलब है एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, उन दोनों के बीच उन्होंने क्या किया? क्रॉस कराया, है ना। तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ लंबे पौधे उत्पन्न हुए। कौन सा पौधा? लंबा पौधा। यानी कि प्रथम पीढ़ी में आपको बौना दिखाई नहीं दिया, प्रथम पीढ़ी में बौना दिखाई नहीं दिया, यानी कि आपको कुछ अलग नहीं लगा प्रथम पीढ़ी में। लेकिन फिर प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच जब संकरण हुआ तो प्रथम पीढ़ी के बीच पौधों का जब संकरण हुआ तो उनके फलस्वरूप यानी द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनमें कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे, है ना। तो अब लक्षण पृथक्करण हो गया, अलग अलग हो गया। इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। कैसे? एक प्रयोग से समझ सकते हैं आप लोग। ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैं आप लोग को समझाता हूं मेंडल के पृथक्करण के नियम को। ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे एक पौधा हो गया,
लंबा पौधा। मैं पढ़ा रहा हूं मेंडल के पृथक्करण का नियम। और एक पौधा हो गया बौना पौधा, है ना। मैं लंबा पौधा को टी कह दूं और बौना पौधा को, है ना, बौना पौधा को छोटा टी कह दूं, है ना। चलिए क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराया मैंने पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। पहली पीढ़ी को F1 कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ हमको कैसे पौधे प्राप्त हुए जी? कैसे पौधे प्राप्त हुए बताइए? लंबा प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी में लंबा प्राप्त हुआ। फिर F1 पीढ़ी के पौधों के बीच, फिर F1 पीढ़ी के पौधों के बीच, F1 पीढ़ी के पौधों के बीच, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं जी? बताइए। F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं? लंबे लंबे हैं। अब इन पौधों के बीच मैंने क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में कुछ पौधे ऐसे हुए जो लंबे हुए और कुछ पौधे ऐसे हुए जो बौने हुए, है ना। तो कुछ पौधे ऐसे हुए जो लंबे हुए, कुछ पौधे ऐसे हुए जो बौने हुए। तो द्वितीय पीढ़ी में लक्षण क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यही कहलाता है मेंडल का पृथक्करण का नियम, है ना। जब अलग अलग लक्षण, अलग अलग गुण वाले पौधों के बीच क्या किया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस के दौरान प्रथम पीढ़ी में तो किसी प्रकार की विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच पुनः एक बार और क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में वो जो पहले पीढ़ी में पौधों ने भाग लिया था वैसे ही प्रवृत्ति द्वितीय पीढ़ी में आपको देखने को मिलता है ना। तो इसी को हम कहते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। जैसे इसका एग्जाम्पल एक संकर क्रॉस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे आप, एक संकर क्रॉस इसका एग्जाम्पल है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण देकर समझाएं। अपूर्ण प्रभाविता क्या समझ रहे हैं आप? अपूर्ण प्रभाविता को, इससे प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाते, जिसके कारण बीज का फिनोटाइप बनता है जो दोनों ही पेरेंट से अलग होता है। आप देखेंगे, देखना चाहेंगे अपूर्ण प्रभाविता को? देखना चाहेंगे? बोलिए, देखना चाहेंगे अपूर्ण प्रभाविता को? देखिए, अपूर्ण प्रभाविता मतलब प्रभाव पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, उसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। भाई साहब, ये मेंडल का बड़े ही खतरनाक टॉपिक ये है, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें देखो क्या होता है, आप प्यार से ले लो एक लंबा पौधा और आप प्यार से ले लो एक बौना पौधा, ठीक है, और इनके बीच क्रॉस कराई दो, है ना। क्रॉस कराने के बाद आपको सिर्फ कौन से पौधे मिले बताइए? लंबे पौधे मिले ना। तो क्या ये बौना पौधा वाला इसमें गुण आपको दिखाई दिया? नहीं दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपूर्ण प्रभाविता, है ना। यानी कि इस प्रकार के प्रभाविता में प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपने गुण को प्रकट नहीं करता। प्रभावी कारक है वो अपने गुण को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता, जिसके कारण बीज का फिनोटाइप बनता है जो दोनों ही पेरेंट्स से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है ना। दोनों ही पेरेंट्स से अलग होता है। उदाहरण के लिए गुलाब लाल रंग प्रभावी होता है सफेद रंग पर, बात सही है। कौन रंग था? गुलाबी था कि गुलाब था? हाँ, वही गुलाबी लाल रंग सफेद रंग पर क्या होता है? प्रभावी होता है। तो सफेद रंग बताइए दिखाई देता है? नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं देता है। सेमी क्यूरल या वेवियर हेयर युक्त जन्मे शिशु, दूसरा उदाहरण, ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है ना। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? जैसे मान लो माता का बाल जो है, मान लीजिए माता का बाल है काला है, पिताजी का भी बाल काला है, आज जो शिशु उत्पन्न हुआ उसका बाल भूरा हो गया, यही अपूर्ण प्रभाविता है। पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हुआ ना, यही अपूर्ण प्रभाविता है, जिसमें पेरेंट्स का गुण उसमें
कम ही होता है, कम ही चांस होता है देखने का। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख रहे हैं। बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, समझना है। बहुविकल्पता में एक ही जीन के 2 से अधिक एलील एक ही लोकस पर होते हैं। ऐसे एक ही जीन में बारंबार दिशा में उत्परिवर्तन के कारण होता है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता में क्या होता है? बहुविकल्पता में एक ही जीन के 2 से अधिक एलील एक ही लोकस पर होते हैं। माने लोकस का मतलब हो गया एक ही लक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं, है ना। जब एक से अधिक एलील एक ही लक्षण के लिए क्या हो, जिम्मेवार हो, उसी को हम बहुविकल्पता कहते हैं। हाँ, जैसे ड्रोसोफिला का आंख का कलर, खरगोश का कोट, शरीर का कोट, मतलब क्या कहते हैं, हेयर कोट कलर होता है, यानी हेयर जो होता है खरगोश का, उसमें होने वाला बदलाव बहुविकल्पता है। तो बहुविकल्पता से आप क्या समझ है? बहुविकल्पता से जब एक लक्षण के लिए एक से अधिक एलील क्या हो, जिम्मेवार हो। एक ही लक्षण के लिए जब एक से अधिक एलील क्या हो, जिम्मेवार हो, तो इस प्रकार के एलील को बहुविकल्पी एलील और इस प्रकार की क्रिया को बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला का आई कलर और खरगोश का कोट कलर। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियमों को लिखिए। क्वेश्चन देख लीजिए। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने जिन जिन नियमों को प्रतिपादित किया उसको लिखना है। किस एक संकर क्रॉस के आधार पर, है ना। मन लगा के पढ़ाई कीजिए लोग अच्छा ढंग से, ठीक है, ध्यान दीजिए लोग पढ़ाई पर। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियमों को लिखना है। ठीक है, कि मेंडल ने एक संकर क्रॉस के आधार पर किन किन नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया, जिसमें गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वहन किया जाता है कि नहीं है। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसमें जो गुण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाता है, संचारित किया जाता है। आनुवंशिकता के 3 नियम है। कितने नियम है? आनुवंशिकता के कितने नियम है बच्चों? 3 नियम है। पहला पृथक्करण का नियम, दूसरा बीज संयोजन का नियम, तीसरा प्रभाविता का नियम। आनुवंशिकता के कितने नियम है बताइए। आनुवंशिकता के कितने नियम है बता दीजिए। आनुवंशिकता के कितने नियम है? आप कहोगे गुरुजी आनुवंशिकता के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन? पृथक्करण का नियम, बीज संयोजन का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए, ये एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है। एक संकर क्रॉस के आधार पर, है ना। एक संकर क्रॉस माने एक अलग अलग लक्षण वाला पौधों के बीच क्रॉस होना, है ना, एक संकर क्रॉस कहलाता है ना। पौधा हो गया, पौधों के बीच क्रॉस होगा, एक संकर क्रॉस होगा, है ना। भले उसमें लक्षण क्या होंगे, गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक संकर क्रॉस होगा। सहलगनता को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है सहलगनता। ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। सहलगनता में क्या होता है? एक ही गुणसूत्र पर जीन या डीएनए श्रृंखला के नजदीकी संबंध को सहलगनता कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पूर्ण तथा अपूर्ण सहलगनता। यह जीन के पुनर्योगन की संभावना को कम करता है तथा इस प्रकार के पैतृक गुणों को बनाए रखने में मदद करता है। सहलगनता जब गुणसूत्र या क्रोमोसोम या फिर एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन या डीएनए होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहता है, संचारित होता है, अलग नहीं होता है ना। उसी को हम सहलगनता कहते हैं, है ना। सह माने साथ साथ, लगन मतलब लगा रहेगा,
यही सहलगनता होगा कौन, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, है ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को और पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को, साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक गुण होते हैं उसके संचरण में क्या करता है, भाग लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सहलगनता कहते हैं, है ना। ये पूर्ण सहलगनता होता है, एक अपूर्ण सहलगनता होता है ना। याद रहे ये पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करके रखता है, बनाए रखता है। आगे सहप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता, वही यहाँ पे एक है सहप्रभाविता, एक है अपूर्ण प्रभाविता। तो सहप्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, आप देखेंगे। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को ध्यान देना है, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को, ठीक है। देखिए सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें प्रथम पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक उदाहरण है मानव में एबियो रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की आरबीसी, है ना। सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें प्रथम पीढ़ी दोनों जनकों से क्या होती है, मिलती जुलती है। पहली वाली जो पीढ़ी होती है सहप्रभाविता में, सह माने साथ, प्रभाविता जो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभाव क्या हो दिखाई दे, उसी को सहप्रभाविता कहते हैं। स्वप्रभाविता एक ऐसी घटना जिसमें स्वप्रभाविता एक ऐसी घटना जिसमें स्वप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें आप देखेंगे स्वप्रभाविता, यहाँ पे हम देखेंगे कि सहप्रभाविता क्या है। तो सहप्रभाविता एक ऐसी घटना जिसमें प्रथम पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है ना। सहप्रभाविता एक ऐसी घटना जिसमें दोनों पीढ़ी प्रथम जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक उदाहरण है मानव में एबियो रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की आरबीसी, है ना। और साथ ही साथ आप आगे भी देखेंगे एबियो रुधिर वर्ग का नियंत्रण जीन आई करता है जिसके 3 एलील होते हैं। देखिए एबीओ का नियंत्रण कौन कौन करता है, एबीओ रक्त समूह एबीओ का, आईए आईबी आई, है ना। एबी आईए आईबी आईओ होते हैं, एलील आईए तथा आईबी है। अतः यदि किसी व्यक्ति के दोनों एलील आई एवं आईबी हो, यदि किसी व्यक्ति के दोनों एलील आईए और क्या हो आईबी हो तो रक्त समूह एबी का निर्माण होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का जब एलील आईए और एबी हो तो कौन सा निर्माण होता है, एबी का। ऐसा दोनों एलील की सहप्रभाविता के कारण ही हो पाता है। और देखेंगे आप अब अपूर्ण प्रभाविता देखेंगे, इसमें कोई प्रभावी एलील किसी अप्रभावी एलील के गुण को पूरा नहीं कर पाता है ना। तो और इसका नाम ही है सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता में क्या होता है कि सप्रभाविता में जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं, सप्रभाविता में क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होती है वो बिल्कुल अपने जनक के क्या होती है, समान होती है ना। जनक के क्या होती है, समान होती है प्रथम पीढ़ी। लेकिन द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी उसमें क्या होने लगता है, बदलाव होने लगता है ना। जैसे एबियो रक्त समूह के लिए उसमें मौजूद आरबीसी है, हाँ, जिम्वार एलील है, बदलाव के लिए जिम्वार कौन है, एलील है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता में होता है कोई भी प्रभाव सही ढंग से नहीं हो पाता है। अपूर्ण प्रभाविता इसमें कोई प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। कोई भी प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। एक बार और देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन ही बन गया है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है। इसमें दो में से एक एलील का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे एलील क्वांटिटेटिव प्रभाव के कारण होता है।
अच्छा, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है पता है? इसमें दो गो एलील होता है, दो में से एक एलील का प्रभाव थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, एक एलील का प्रभाव थोड़ा कम होता है। यही से एक दूसरे में कंपटीशन होते रहता है, इतना ही में ये प्रक्रिया अपना पूरा नहीं कर पाता है, वही अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है ना। दो गो एलील हो गया, दो गो एलील हो गया, मान लीजिए कि आई और आई बी हो गए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि इसका प्रभाव ज्यादा है, इसका प्रभाव कम है, तो पूरा दोनों मिलेगा तब ना तो कुछ बात बनेगा जी, तब तो पूर्ण प्रभाविता कहलाएगी। और जब दोनों का मेल ही नहीं हो पाएगा, मतलब दोनों की बराबरी ही नहीं होगी, तो क्या वो सही हो पाएगा जी? वो अपूर्ण रह जाएगा। अब एक आदमी कहे ना कि मुझे 4 रसगुल्ला चाहिए, हाँ, एक आदमी कहे कि माने टोटल है 6 रसगुल्ला, ठीक है ना, टोटल 6 रसगुल्ला है, और आपको आपके बीच है आपके 2 आदमी, ठीक है ना। तो एक आदमी कह रहा है कि मुझे 4 को चाहिए, तब एक आदमी रुस जा रहा है, एक आदमी क्या हो रहा है, रुस जा रहा है। तो बताइए, तब रुस गया, एक एलियन को 4 चाहिए, तो ये भी कहेगा ना हमको भी उतना ही चाहिए, तो ये क्या हो गया, इसका प्रभाव ज्यादा हो गया और इसका कम हो गया। तो बताइए, तो इसमें प्रभाविता अच्छे ढंग से हो पाएगा? जब तक दोनों आदमी में आपसी संबंध नहीं होगा तब तक प्रभाव पूरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यही अपूर्ण प्रभाविता है ना। इसमें भी 2 एलील होता है, उसमें से एक एलील क्या होता है, उसका प्रभाव तनी ज्यादा होता है और एक का प्रभाव तनी कम होता है। अब देखिए, अगर माँ का रुधिर वर्ग AB, पिता का रुधिर वर्ग O है, तो उनके संतति का रुधिर वर्ग क्या होगा बताइए? मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, पापा के ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? मान लीजिए कि हम है, हमारा U है, हमारे मनुआ के ब्लड ग्रुप क्या होगी? हमार वाली के AB, हमार O, तो हमार बेटवा के क्या होगा बताइए ना। अब देखिए, चलिए देखिए लिया जाए क्या होगा। तैयार है लो आप लोग? चलिए लोग, अब तो ऑपरेशन हो ये जाए, केकर कौन सी हुई है। यदि माँ का रुधिर AB, पिता का रुधिर O है, तो AB रुधिर वर्ग माँ का जीनोटाइप IA होता है ना। O रुधिर वर्ग के जीनोटाइप अनुपात IO होता है। AB के लिए कौन है, कौन एलिल जिम्मेवार है? IA और IB, I और IB। O के लिए IO है ना। तो देखिए, तब बचुआ में कौन सा होगा, देखिएगा यहां पे बचुआ में हम निर्धारण कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, प्रोसेस मैं बताया हूं। देखिए, पेरेंट्स जीनोटाइप पहले देख लीजिए, प्यार से सभी बच्चे देखेंगे, मस्त एकदम जबरदस्त समझेंगे। पेरेंट्स जीनोटाइप IA ये मम्मी है और ये पापा है, ठीक है, आराम से समझ रहे हैं। मम्मी के IB, पापा के IO, तो बनेगा IB-IO बनेगा ना। जब IB-IO बनेगा तो कौन ब्लड ग्रुप बनेगा? B बनेगा। और मम्मी का IA और पापा के IO, तो बनेगा तो क्या बनेगा? IA-IO। तो अब IA-IO बनता है तो क्या बनता है? A। IB-IO बनता है तो क्या बनता है? B। तो बताओ तो बबुआ के क्या हुई? AB। अब देखिए, फिर से एक बार समझा देखा। अब देखिए, मैंने मान लीजिए कि हमारे पत्नी के रला AB, हमनी के रला हमार रला O, हमारे बेटवे के लोग पूछता नहीं, तो AB खातिर के जिम्मेवार बा IB, IA-IB, और वो खातिर IO है कि नहीं है। तो जब IA-IO से मिलेगा तो A बनाएगा, IB-IO से मिलेगा तो B बनाएगा। आप ही बताइए, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? टन 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 टारा, AB। चलिए आगे देखेंगे, रक्त के कार्यों को लिखे, चलिए ब्लड के कार्य लिख रहे हैं।
रक्त द्रव संयोजी ऊतक का एक उदाहरण ले, एग्जाम पेपर में आ गया, 100% की गारंटी है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह द्रवीय भाग प्लाज्मा तथा फोल्टिंग के कोशिकीय कणों से निर्मित होता है। प्लाज्मा में विभिन्न घुलित अकार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव पाए जाते हैं। कोशिकीय कणिका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के रूप में रहती है। इसे कोशिकीय कणिका किसके रूप में रहती है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के रूप में। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है। ये सारे रक्त में मौजूद होते हैं। रक्त का कार्य क्या है? रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन इत्यादि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त जो है पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन इत्यादि को शरीर के विभिन्न ऊतक अंगों में पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि रक्त कौन सा संयोजी ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। डन है ना? एक संकर क्रस के फिनोटाइपिक अनुपात ले भैया। लग गया सिग्नेचर और लग गया 100% की गारंटी। एग्जाम पेपर में आई गवाह। हाँ, एक संकर क्रस तथा द्विसंकर क्रस के फिनोटाइपिक अनुपात। एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 है ना, और द्विसंकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:1। याद करने का ट्रिक, एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 31 यानी कि 3:1। फिनोटाइपिक बोला जा रहा है, जीनोटाइपिक नहीं बोला जा रहा है, फिनोटाइपिक बोला जा रहा है। एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 3:1, द्विसंकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 93:31 यानी कि 9:3:1। चलिए याद रखना है। आगे द्विसंकर डाइहाइब्रिड, द्विसंकर क्रस के जीनोटाइपिक अनुपात आ गया। जीनोटाइपिक अनुपात, ये अनुपात वाला क्वेश्चन ना एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है। मतलब बेस्ट बोले तो जबरदस्त, मस्त, अच्छा, बढ़िया, है ना। एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात आप क्या कह सकते हो? एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 और एक द्विसंकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:1। डायरेक्ट रूप में याद करने का ट्रिक, एक संकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 31, मैंने याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अनुपात बीच में लगा दीजिए, 31 के बीच में 3:1। और एक द्विसंकर क्रस का फिनोटाइपिक अनुपात 93:31 यानी 9:3:1। अब देखो द्विसंकर क्रस का जीनोटाइपिक अनुपात, तो ये थोड़ा सा लंबा होता है। हाँ, 12 के 12 12 दूनी 24, 12 12 1। फिर से लिख लीजिए, 12 24 12 12 1, है ना। या फिर एक और 122 412 121, 122 412 121, 112 देखो 122 है पहले, 122 412 121। ये आपके क्या कहलाएगा? द्विसंकर क्रस का जीनोटाइपिक अनुपात। एक बार मैं बोल दूं, 122 412 121, 122 412 121। अब देखिए द्विसंकर क्रस का जीनोटाइपिक अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह के वंशानुगति के दर्शाते हुए बहुविकल्पता का वर्णन कीजिए। वंशागति को दर्शाते हुए बहुविकल्पता को वर्णन करना है। चलिए देखिए, रक्त समूह बहुविकल्पता का एक उदाहरण है। ब्लड ग्रुप जो है ये किसका उदाहरण है? बहुविकल्पता का। ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है बताइए? बहुविकल्पता का उदाहरण है। इसे सबसे पहले ब्रेनस्टेन एवं वेनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रक्त समूह के लिए जीन यदि हो तो इसके 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3। IA, IB, IO। IA द्वारा एंटीजन A का निरूपण होता है। रुकिए, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने एलील होते हैं वो देखिए। IA, IB, IO कब एलील होते हैं? 3 गो। IA, IB, IO।
ब्लड ग्रुप को निरूपित करने के लिए कितने एलील होते हैं? 3 गो, IA, IB, IO। हाँ, बर्नस्टेन और वेनर जो है ये लोग क्या किए थे? सबसे पहले ये जो बहुविकल्पता है इसके बारे में उन्होंने बताया था। हाँ, और कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं, IA, IB, IO। तो IA द्वारा एंटीजन A का निरूपण होता है, IB द्वारा एंटीजन B का निरूपण होता है, IO द्वारा किसी भी एंटीजन का निरूपण नहीं होता है ना? आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे कि IA द्वारा किसका निरूपण होता है? तो एंटीजन A का, IB द्वारा एंटीजन B का, IO द्वारा किसका? किसी भी एंटीजन का निरूपण नहीं होता है। साथ ही IA प्रभावी है IO पर। IA किस पर प्रभावी है? IA जो है किस पर प्रभावी है? IO पर। और IB प्रभावी है IO पर, परंतु अप्रभावी होता है। हालांकि IA एवं IB आपस में सप्रभावी है। IA और IB आपस में क्या होते हैं? सप्रभावी। इस 3 में से कोई 2 एलील माता पिता के संतान में जाता है। इस प्रकार मनुष्य के ब्लड ग्रुप में 6 जीनोटाइप के लिए 4 फिनोटाइप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण इन्हीं एलीलों के द्वारा होता है। आपको दिखाया जाएगा कि ये एलील कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना है। ये ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। 6 फिनोटाइप होते हैं। A के लिए जिमुआर, IA और IB, B के लिए जिमुआर, IB, AB के लिए IA और O के लिए IO। ऐसे नहीं आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऐसे। A के लिए जिमुआर IA और साथ IAO, है ना? ये साथ में IAO, IA। और B के लिए जिमुआर IB, IBO, है ना? मतलब इसके फलस्वरूप ये बना हुआ है, नीचे वाला बना हुआ है IBO, IO, IA। और AB के लिए IB और O के लिए IO, है ना? इसके लिए ये जिमुआर क्या है? एलील है। यानी 4 फिनोटाइप के लिए कितने फिनोटाइप है? 6। ये याद रखना जरूरी है। 14 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे। लिंग गुणसूत्र किसको कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम X और Y को ना, लिंग क्रोमोसोम X और Y को कहते हैं। लिंग गुणसूत्र का एक प्रकार है। लिंग क्रोमोसोम है, गुणसूत्र का एक प्रकार है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। इसी के फलस्वरूप स्त्री पुरुष का निर्धारण होता है ना। यह मनुष्य में 23वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है। 22 जोड़े को ऑटोसोम कहते हैं ना, 22 जोड़े को ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इसके द्वारा नर तथा मादा की उत्पत्ति होती है ना? इसी के द्वारा यह पता चलता है। मादा में 2X गुणसूत्र तथा नर में 1X तथा 1Y गुणसूत्र होते हैं। X गुणसूत्र मादा में गुणों का निरूपण करता है, जबकि Y नर का, मादा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? X गुणसूत्र का, और नर में Y यानी XY के फलस्वरूप लड़का, XX के फलस्वरूप लड़की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लिंग गुणसूत्र एग्जाम पेपर में 2 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर में उदाहरण के साथ पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ही याद रखें, लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी, ठीक है? तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग सहलगन वंशागति को उदाहरण सहित परिभाषित करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, है ना? मतलब लिंग को निर्धारण में कौन कौन से गुणसूत्र या क्रोमोसोम भाग लेते हैं,
वो आप समझेंगे। और साथ ही साथ इसमें ये भी आप समझेंगे कि लिंग सहलगन वंशागति ये क्या होता है और उसके उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग निर्धारण किसी शिशु अर्थात नर या मादा के रूप में जो निषेचन के समय होता है तथा लिंग गुणसूत्र X और Y के रूप में मनुष्य में पाया जाता है। मादा में XX तथा नर में XY होता है। तो जैसा कि आप सुने, लिंग निर्धारण में जो क्रोमोसोम सहायक है वो है X और Y। पहले प्रश्न आपसे पूछता है लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप आंसर क्या देंगे? लिंग निर्धारण, है ना, जिन क्रोमोसोमों के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है उन्हें हम लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम कहते हैं। वो क्रोमोसोम कौन होता है? वो क्रोमोसोम X और Y होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मनुष्य में X और Y क्रोमोसोम मौजूद होता है जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और साथ ही साथ महिलाओं में XX क्रोमोसोम और पुरुषों में XY क्रोमोसोम मौजूद रहता है ना। तो मादा में XX और नर में XY होता है। लिंग निर्धारण में X और Y सहायक होता है। इसी के द्वारा पता चलता है, यही X और Y है जो ये बताता है, यही सुनिश्चित करता है कि लड़का है या लड़की, है ना। लिंग सहयोजी आनुवंशिकता किसी गुण की उपस्थिति है, अलील की मौजूदगी के कारण जो या तो X गुणसूत्र पर रहता है या गुणसूत्र Y पर रहता है। जैसे वर्धता एवं हीमोफीलिया दो सामान्य उदाहरण हैं। लिंग सहयोजी आनुवंशिक रोग का यहाँ पे लिंग सहयोजी आनुवंशिक रोग का दो उदाहरण में वर्धता और हीमोफीलिया आता है ना। वर्धता का जीन X गुणसूत्र पर होता है, अतः मादा दो प्रकार की होती है, XX वाहक मादा, XX वर्ध मादा, है ना। फिर से इसको समझिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिंग सहयोजी, ध्यान देना है, लिंग सहयोजी आनुवंशिकता। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, हाँ, ध्यान देना है ये क्या कह रहा है, हम इसके बातों को समझेंगे। लिंग सहयोजी आनुवंशिकता किसी गुण की उपस्थिति है। जो लिंग सहयोजी आनुवंशिकता है ये किसी न किसी गुण की क्या है? उपस्थिति है। अलील की मौजूदगी के कारण या तो X गुणसूत्र पर मौजूद रहता है या Y गुणसूत्र पर। जैसे वर्धता एवं हीमोफीलिया दो सामान्य उदाहरण है लिंग सहयोजी आनुवंशिक रोग का। यहां से आपको दो ऑब्जेक्टिव मिले। लिंग सहयोजी आनुवंशिक रोग का दो उदाहरण कौन है? तो वर्धता और हीमोफीलिया। वर्धता का जीन X गुणसूत्र पर रहता है। वर्धता का जीन किस गुणसूत्र पर रहता है? X गुणसूत्र पर। वर्धता एक प्रकार का रोग है ना, जिसमें व्यक्ति किसी रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अतः मादा दो प्रकार की होती है, X वाहक मादा, XX वाहक मादा, XX वर्ध मादा। पर यदि यह जीन नर में मौजूद हो तो नर हमेशा वर्ध होगा, क्योंकि नर में X ही गुणसूत्र पाया जाता है, एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है। नर हमेशा वर्ध होगा। अगर यह जीन नर में मौजूद हो तो नर हमेशा वर्ध होगा, क्योंकि उसमें एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है ना। और मादा में होगा XX गुणसूत्र, तो उसमें दो XX होते हैं, है ना। तो ये वाहक होते हैं, ये वाहक मादा होती है जो अपने संतान को क्या करती है? प्रदान करती है। चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान देना है। यहाँ पे प्रश्न लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? तो वैसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो लिंग के निर्धारण करने का कार्य करते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहले वाले को X और दूसरे वाले को Y कहते हैं। यही X और Y
जब x से x मिलता है तो लड़की की पैदाइश होती है, और x और y मिलता है तो लड़का का पैदाइश होता है। इस तरह से आपने समझा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को। अब हाँ, 22 जोड़े ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण करने का कार्य करता है। 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान होता है, उसे ऑटोसोम कहते हैं, है ना। 22 जोड़े को लिंग सहलगन वंशागति के उदाहरण से ही समझाइए। तो लिंग सहलगन वंशागति में वर्धता हीमोफीलिया आता है, वर्धता हीमोफीलिया। चलिए आगे देखेंगे हम। लिंग क्या है, लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त वर्णन करें। लिंग क्या है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। लिंग क्या है? लिंग किसी जीव का नर या मादापन का निरूपण है। लिंग के ही माध्यम से यह देखकर पता चलता है कि वो पुरुष है कि स्त्री। जैसे पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस होता है, जिसे यह पता चलता है कि व्यक्ति पुरुष है, और मादाओं में अंडाशय को देखकर यह पता चलता है कि वो स्त्री है ना। हालांकि स्त्रियों के समान बहुत सारे आजकल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनी हुई दवाइयों को खा करके पुरुष जो है स्त्रियों के समान दिखने लग रहे हैं, है कि नहीं है? पुरुष जो है स्त्रियों के समान हो गए हैं आजकल के डेट में। अब वो क्या कहते हैं ना कि अब जैसे देख लीजिए आप ही लोग, लिंग समझ ही रहे हो, लिंग जो जिसके द्वारा पता चले आपको कि वो व्यक्ति कैसे पुरुष है, कोई कैसे स्त्री है, तो आप लिंग के द्वारा प्रदान करेंगे। अब जैसे हम लोग क्या ना गाय वाय बच्चा वच्चा देती है, हाँ, तो उसके द्वारा हम क्या कहते हैं, बाछी है कि बाछा है, हाँ, चाहे खोसी है कि पाठी है, ये सारी बहुत सारी बातें होती है, हाँ। तो इसे हम लिंग को देखकर ही पता करते हैं, है ना। तो लिंग क्या है? लिंग किसी भी जीव का निरूपण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई पुरुष है कि स्त्री। लिंग का निर्धारण जीवों में निषेचन के समय ही हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी समय हो जाता है। लिंग निर्धारण विभिन्न प्राणियों में लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, जो विभिन्न प्रकार का है। आइए उसको समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। यहाँ पे लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, सभी बच्चे याद। XX एक्सो प्रकार, यह ग्रास होपर, तिलचाटा जैसे विभिन्न कीटों के अलावा गोल कृमि में पाया जाता है। XX एक्सो, XX एक्सो किसमें? XX एक्सो किसमें? ग्रास होपर, तिलचट्टा विभिन्न कीटों के अलावा गोल कृमि में पाया जाता है। ऐसे मादा में 2 लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि नर में सिर्फ X एक गुणसूत्र पर दूसरा गुणसूत्र नहीं होता, अतः नर XO द्वारा दर्शाया जाता है। ग्रास हॉपर, तिलचट्टा, गोल कृमि में मादा को XX के द्वारा, नर को XO के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे XX ग्रास हॉपर में, तिलचट्टा में, गोल कृमि में XX मादा को दर्शाता है, XO किसको दर्शाता है? नर को दर्शाता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रोसेस को आप समझेंगे क्या? एक बार समझा देता हूं प्रोसेस को, सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रोसेस को समझा रहा हूं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं A और इसमें का X, A प्लस X और A प्लस O। एक बार A के साथ X, एक बार A के साथ O। यहाँ पे A प्लस XX में ये मादा है, XO रहेगा तो कौन है? पुरुष है। किसमें? ग्रास और तिलचट्टा, गोल कृमि, अन्य छोटे जीव जो जीवाणु है, सॉरी जीवाणु कह रहे हैं, कीट है ना, उनमें। तो XO जो है ये नर को सुनिश्चित करता है, XX मादा को देखना है। हाँ, इसमें माता पिता ध्यान से देखना है। यहाँ पे इसका मैंने लिया A और साथ में X, A साथ में O। यहाँ पे AX ये युग्मक है, ठीक है। अब संलयन होगा, इसमें का A प्लस X है और इधर से आएगा A प्लस X,
तो ए और ए मिलके क्या हो जाएगा डबल एक्स, एक्स मिलके क्या हो जाएगा डबल एक्स। अब देखिए इसमें का ए डबल एक्स और इसमें का ए प्लस एक्स, तो ये भी तो डबल एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिन्हित कर दे रहा हूं, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। इसमें का ए प्लस एक्स, इसमें का ए प्लस एक्स, तो ये भी ए डबल ए, ये भी एक्स डबल एक्स। आगे ध्यान दीजिएगा लो, यहाँ पे बच्चों ए प्लस एक्स इसमें का, ए प्लस एक्स इसमें का, तो ये भी तो डबल डबल हो जाएगा ना, ये भी तो डबल डबल हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ए प्लस ओ इसमें का, ए प्लस एक्स इसमें का, तो ए के साथ ए मिलेगा तो ए बनेगा, ओ के साथ एक्स मिलेगा तो एक्स बनेगा। पक्का समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान दे रहे हैं, अगला ए प्लस ओ के साथ में ए प्लस एक्स, तो ए डबल है, ओ एक्स एक्स हो, तो ये संतति है। मादा ए प्लस एक्स एक्स, मादा ए प्लस एक्स एक्स, नॉर एक्सो एक्सो, है ना? तो ये तिरछाटा ग्रासहॉपर में एक्स एक्स एक्सो लिंग निर्धारण है ना? कैसे एक बार समझ लीजिए। पहले नर में क्या क्या है, डबल ए प्लस एक्सो, मादा में क्या है डबल ए प्लस एक्स एक्स। मादा का एक बार ए के संगे का ले लीजिए आप ए प्लस एक्स, एक बार ए के संगे ए हो, ध्यान देना है। एक बार ए के संगे एक्स ले लीजिए, एक बार ए के संगे एक्स ले लीजिए, डन है? अब देखिए, अब ले लीजिए ए प्लस एक्स के साथ में इसमें का पहला ले लीजिए, ले लिए ना? तो ए के साथ में ए जाएगा तो डबल है, एक्स के साथ में एक्स जाएगा डबल एक्स। अब देखिए इसमें का पहला ले लीजिए और इसमें का दूसरा ले लीजिए, तो वही बनेगा ए प्लस डबल एक्स। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसमें का दूसरा ले लीजिए और इसमें का पहला, तो नर बनेगा। इसमें का आप क्या ले लीजिए, और इसमें का आप ले लीजिए, हाँ दूसरा के साथ में दूसरा ले लीजिए, तो भी क्या बनेगा नर बनेगा। तो इससे यह पता चलता है कि डबल एक्स एक्स रहेगा तो क्या बनेगा मादा, और एक्सो रहेगा तो क्या बनेगा नर। ये ग्रासहॉपर, तिलचट्टा और अन्य कीटाणुओं में यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। जेड डब्ल्यू जेड जेड, ये किसका लिंग निर्धारण करता है, जेड डब्ल्यू जेड जेड। जेड डब्ल्यू जेड जेड प्रकार या पक्षी तथा कुछ सरीसृप में होता है, पक्षियों में होता है जेड, यहाँ पे जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू जेड जेड ये पक्षी तथा कुछ सरीसृपों में होता है। और जेड ओ डबल जेड ये प्रकार तितली और मोथ यानी फतिंगा में होता है ना? इसको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि जेड ओ डबल जेड किसके निर्धारण में, तो तितली और मोथ के निर्धारण में। जेड डब्ल्यू जेड जेड पक्षी के निर्धारण में, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आता है। जेड डब्ल्यू जेड जेड पक्षी के निर्धारण में, जेड ओ डबल जेड तितली और मोथ के निर्धारण में। और ऊपर क्या था एक्स एक्स एक्सो, एक्स एक्स तिलचट्टा ग्रासहॉपर के मादा में और एक्सो नर में। चलिए अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। उचित उदाहरण के साथ लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। बार बार लिंग निर्धारण आ रहा है जी, क्या बात है? ये क्वेश्चन तो तहलका मचाने वाला है लग रहा है। यहाँ पे बोलना नहीं है बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। उचित उदाहरण के साथ में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को लिखिए, ध्यान देना है, मन लगाकर सभी बच्चे ध्यान देंगे। विल्सन और स्टीवेंस, विल्सन और स्टीवेंस ने 1905 में, विल्सन और स्टीवेंस ने 1905 में सबसे पहले लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिया था। विल्सन और स्टीवेंस ने 1905 में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिया था। तो एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन बन गया, गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? तो गुणसूत्रीय सिद्धांत को विल्सन और स्टीवेंस ने दिया था, है ना? कब? 1905 में। इस मत के अनुसार जीवों में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। विल्सन और स्टीवेंस
विल्सन और स्टीवेंस ने सन 1905 में विल्सन और स्टीवेंस ने सन 1905 में गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही बताया था कि जो लिंग निर्धारण करने का कार्य होता है वो दो क्रोमोसोम पर निर्भर करता है जिसका नाम है एक्स और वाई। लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। आइए देखते हैं किन किन प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। निम्नलिखित प्रकार 3 गो प्रकार है। चलिए ध्यान देना बच्चों, XX XY, XX XY प्रकार। क्वेश्चन मस्त है, भी आइए एग्जाम पेपर में ठकाक दे। यह कीट तथा मानव सहित विभिन्न स्तनधारियों में पाया जाता है ना। यह कीट तथा मानव सहित विभिन्न स्तनधारियों में पाया जाता है। कौन? XX और XY। हम मानव में भी XX और XY पाया जाता है, मादा में XX, मादा में XX, नर में XY। मादा में XX, नर में XY गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है। देखो भैया मैं बोला आ भी गया। तो XX और XY प्रकार से आप लिंग निर्धारण करेंगे। ये कीटों में और मानव सहित विभिन्न स्तनधारियों में भी होता है, जिसमें XX नर को मादा को सूचित करता है और XY नर को सूचित करता है। ठीक है, आप देखिए XX XO, यह गोल कृमि, तिल चट्टा एवं कुछ कीटों में होता है। कीटों में किसमें बच्चों? कुछ कीटों में होता है, जिसमें मादा में XX पर नर में सिर्फ एक गुणसूत्र X रहता है ना। XX जो होता है, XX ये मादा को सुनिश्चित करता है और XO नर को सुनिश्चित करता है। नर में नहीं, खाली X ही पाया जाता है इसमें, है ना। और मादा में XX कि में गोल कृमि में और तिलचट्टा में एवं अन्य कीटाणु ZZ, यह तितली और मोत्स में पाया जाता है। ऐसे मदाए में सिर्फ एक Z गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरा सेट अनुपस्थित होता है, जबकि नर में दोनों डबल Z सेट गुणसूत्र होते हैं। मादा में ऐसे 2 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। हाँ, मादा में सिर्फ कौन होता है? Z, और नर में ZZ। किसमें? तितली और मोथ में। तितली और मोथ में लिंग निर्धारण करने का कार्य कौन कौन करता है? Z और Z, जिसमें Z जो होता है वो मादा में मौजूद होता है और डबल Z जो होता है वो नर में मौजूद होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन मस्त है, जबरदस्त है। आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, और ये रहा उदाहरण के साथ में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं भैया? किसी भी जीव के आनुवंशिक इकाई, यहां पे ध्यान देना बच्चों, किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई जीन होती है। बिल्कुल, किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई कौन होती है? जीन होती है। सूक्ष्म स्तर पर इसमें होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? वैसा उत्परिवर्तन जो जीनों द्वारा होता है उसे जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। वैसा उत्परिवर्तन जो जीन के द्वारा होता है उसे हम जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार का उत्परिवर्तन आणविक स्तर पर इधर है, देखा जाए थोड़ा सा, आणविक स्तर पर होता है, जिसमें डीएनए में परिवर्तन होता है। यह एक ट्रिपलेट कोड या केवल न्यूक्लियोड में अंतर आने से संभव होता है। अच्छा, ट्रिपलेट कोड में अंतर हो जाए, न्यूक्लियोड में अंतर हो जाए तो थोड़ा सा उत्परिवर्तन देखने को मिल जाता है, तो उसी को हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं।
चलिए आगे देखिए लो। ये देखो, मानव वंशावली विश्लेषण में नर मादा मैथुन एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाइए। ये है मानव वंशावली विश्लेषण में, मानव वंशावली विश्लेषण में, ये मानव वंशावली विश्लेषण में नर मादा मैथुन एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। ये नर को सुनिश्चित कर रहा है, ये मादा को सुनिश्चित कर रहा है, सम रक्त मैथुन को ये सुनिश्चित कर रहा है और ये मैथुन को सुनिश्चित कर रहा है ना। तो इसका फिगर आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना जरूर सीखिएगा ना, ठीक है। ये एग्जाम पेपर में 2 नंबर का आया है, ठीक है। जीन विनिमय को परिभाषित करें, आरेखित चित्रों की मदद से इसकी प्रक्रिया को। चलिए, जीन विनिमय। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? जीन विनिमय, जीनों का आदान प्रदान, यही ना। जीन विनिमय से यही पता चल रहा है, जीनों का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर में जीन का पुनर्योगन होता है। 2 समजात गुणसूत्र के आनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण या 2 समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंड के आपसी आदान प्रदान द्वारा होता है। मैं तो सीधी सी बात लिखूंगा, जीन विनिमय क्या है? जीन विनिमय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रॉसिंग ओवर के बाद जीनों का क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे जीन विनिमय होगा। तेरा 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 सुरूर, जीनों का आदान प्रदान हो गया। हाँ, तो देख रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर में, किसमें? क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में जब जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम लोग जीन विनिमय कहते हैं। आइए ना इसकी प्रक्रिया को बड़ी ध्यान से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि। क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीन का पुनर्योगन गुणसूत्र पर होता है। क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीनों का पुनर्योगन, यहाँ पे ध्यान देना है। क्रॉसिंग ओवर द्वारा, क्रॉसिंग ओवर में, है ना, जीनों का जो पुनर्योगन होता है, पुनर्योगन माने पुनः एक बार और का हो जाना, मिल जाना, उसी को पुनर्योगन कहते हैं। तो ध्यान देना है, क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीन का पुनर्योगन गुणसूत्र पर होता है। क्रॉसिंग ओवर वाले जगह पर क्रिया जमा का निर्माण होता है। यह आदान प्रदान रिसिप्रोकल यानी समानुपात होता है, समान मात्रा में होता है। समान मात्रा में गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर का आदान प्रदान होता है, अर्थात 2 आदान प्रदान करने वाले गुणसूत्र को समान आकार में होता है। लेकिन कभी कभी क्रॉसिंग ओवर असमान भी हो जाता है। जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया असमान होती है तो बहुआ अलग दिखाई देता है। और बताइए, समान में, अरे ये किसका बेटवा है रे, ये तो तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा है। चलो देखिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसे मजाक के लिए बोले। कभी कभी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया समान भी हो जाती है और कभी कभी असमान होती है। ये किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र पर। ये किस पर होता है? क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीन का पुनर्योगन किस पर होता है? गुणसूत्र पर, याद रखना है। अरे इधर तो दर्शाया भी है जी, हाँ देख लीजिए। ABCD कहाँ गई थी? नहीं है सही, ABCD है ना। आप देखिए, तो इधर पूरा पूरा है, क्रॉस यहाँ पे हो गया है। क्रॉस होने के फलस्वरूप किस प्रकार की आकृति बनती है? फिर एकल विनिमय हुआ है, एकल विनिमय, फिर क्रॉस होगा तो कुछ इस प्रकार की बनेगा। पारस्परिक द्वितीय विनिमय, द्वितीय विनिमय की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, ठीक है। चलिए, क्रॉसिंग ओवर के कई प्रकार से हो सकता है। हाँ देखिए, क्रॉसिंग ओवर के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। क्रॉसिंग ओवर कई प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार एकल जीन विनिमय द्वारा भी हो सकता है। जैसा आप देखें, एकल जीन विनिमय, यहाँ पे 3 स्टेप आपको दिखाया गया। रुकिए ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कई विधियों से हो सकता है, 3 ही नहीं, कई विधियों से हो सकता है।
एकल विनिमय, पारस्परिक द्वितीय विनिमय और पूरक द्वितीय विनिमय, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम डील करते हैं इसको। एकल जिन विनिमय, यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एकल बिंदु पर जिन विनिमय होता है तो उसे एकल जिन विनिमय कहते हैं। यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एकल बिंदु पर जिन विनिमय होता है। द्विजिन विनिमय, यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को दो बिंदु पर अलग अलग जिन विनिमय होता है। देखिए एकल बिंदु पर होता है, या इसमें एकल जिन विनिमय में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का कितने बिंदु पर होगा? एकल बिंदु पर। और द्विजिन विनिमय में दो नॉन सिस्टर को क्रोमैटिड्स को कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर जिन विनिमय होगा। बहुजिन विनिमय किसमें होगा? यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के कई बिंदुओं पर जिन विनिमय होगा। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये वाला जिन विनिमय इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एकल जिन विनिमय दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं एकल बिंदु पर जिन विनिमय करते हैं, है ना, एक बिंदु पर। इसमें कब बिंदु पर? दो बिंदु पर। बहुजिन विनिमय में कई बिंदु पर। जब आपसे पूछे कि एकल जिन विनिमय क्या है, एकल जिन विनिमय क्या है, तो वैसा जिन विनिमय जिसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कितने बिंदु पर जिनों का विनिमय करे? एक बिंदु पर, उसे एकल जिन विनिमय कहते हैं। द्विजिन विनिमय क्या है? तो जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कितने बिंदु पर जिनों का अलग अलग बिंदुओं पर जिनों का क्या करे? विनिमय करे, उसे द्विजिन विनिमय कहते हैं। बहुजिन विनिमय किसे कहते हैं? यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के कई बिंदुओं पर जिन विनिमय करें, इसमें एक बिंदु पर, इसमें दो बिंदु पर, इसमें कई बिंदु पर, है ना। दो बिंदु माने अलग अलग बिंदु पर। चलिए, विनिमय से आप क्या समझते? विनिमय यानी आदान प्रदान। विनिमय की क्रियाविधि का वर्णन चित्र सहित करें। विनिमय में जीन के क्रॉसिंग ओवर द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। विनिमय में क्या होता है? विनिमय अच्छा प्रश्न है। लो भैया स्टार लगाई दियो। विनिमय में जीन के क्रॉसिंग ओवर द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान। विनिमय में क्या होता है? जीनों का विनिमय होता है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। दो समजात गुणसूत्र के बीच, या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दो समजात गुणसूत्र के बीच परस्पर आदान प्रदान की क्रिया होती है। विनिमय की क्रियाविधि, विनिमय द्वारा गुणसूत्र पर जीन का पुनर्योगन होता है। इस सब खेला किस पर होता है? गुणसूत्र पर। विनिमय की क्रिया किस पर होता है? गुणसूत्र पर। ऐसे विनिमय के स्थान जो दृष्टिगत होता है उसे हम क्योजेमेटा कहते हैं। आदान प्रदान रिसिप्रोकल यानी समानुपात होता है, अर्थात आदान प्रदान करने वाले गुणसूत्र खंड समान होते हैं। ये उसके चित्र है। यहाँ पे पुनर्योगन हुआ है, ध्यान देना है। प्रोफेज एक समजात का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनके बीच क्रॉसिंग होगा तो विनिमय का क्रिया कुछ अलग होंगे। आप देख रहे हैं इसमें समजात है, समान है, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो रही है। इस वाले प्रोसेस में बिल्कुल क्या हो गए? अलग हो गए, और इनका पुनर्योगन हुआ तो पुत्री कोशिका बनी, है ना। आगे तो माता पिता के प्रकार होते हैं, ये माता पिता के प्रकार ही कहलाते हैं। विनिमय क्रियाविधि कई प्रकार से होता है। विनिमय की क्रियाविधि जो होती है कई प्रकार से होती है। अच्छा, विनिमय में क्या समझे आप? विनिमय में आप लोग क्या समझे? विनिमय में क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप गुणसूत्र पर जो आनुवंशिक गुण या लक्षण होते हैं उसका क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान होता है। विनिमय की क्रियाविधि कई प्रकार से होती है। सिनेप्सिस या वाइगोटिन अवस्था में होती है। विनिमय या माइकिटिन अवस्था में होता है। टेट्राड अवस्था में होता है। ये विनिमय की क्रियाविधि के प्रकार है। इसको भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये,
है ना, विनिमय की क्रिया विधि को। सिनेप्सिस वाइब्रेटिंग अवस्था में, विनिमय माइकेटिंग अवस्था में, टेट्राड अवस्था में। चलिए उसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, आइए ना कुछ देखते हैं निम्नलिखित में क्या है। वाह, ये क्वेश्चन जबरदस्त होगा आप लोगों के लिए। कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, इसको जरूर पढ़े। सूक्ष्म उत्परिवर्तन, इसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म उत्परिवर्तन जिसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सिर्फ एक क्षारीय न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है। सिर्फ एक क्षारीय न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन सूक्ष्म उत्परिवर्तन में, यहाँ पे सूक्ष्म उत्परिवर्तन जिसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक क्षारीय न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है। केवल एक क्षारीय न्यूक्लियोटाइड, समझ में आया ना। डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है ना, तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है। सूक्ष्म उत्परिवर्तन, बृहत उत्परिवर्तन। बृहत उत्परिवर्तन ध्यान से देखिए लोग, यह बृहद रूप से होने वाला उत्परिवर्तन, माने बड़े पैमाने पर आनुवांशिक संरचना में जीन के बदलाव द्वारा जो विभिन्न रचनात्मक जीन को नियंत्रित करता है। बृहत उत्परिवर्तन वैसा उत्परिवर्तन है जो बृहत स्तर पर होता है, थोड़ा बड़े स्तर पर होता है, उसे बृहत उत्परिवर्तन कहते हैं। ये सब किसके कारण होता है, जीन के रचनात्मक बदलाव के कारण। जीन में बदलाव होता है, बृहत उत्परिवर्तन होता है। गुणसूत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब गुणसूत्र में बदलाव हो गया, किसी में एक्स वाई एक्स हो गया, तो लोग भैया हो गया काम, तब तो वो दूसरे श्रेणी में चला जाएगा। केहू बाझो हो जाता है, केहू बच्चे पैदा नहीं कर पाता है ना। तो ये सब होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में। अभी आप समझेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को। तो आप सुन रहे थे अभी सूक्ष्म उत्परिवर्तन और बृहत उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो आपने क्या सुना इन तीनों उत्परिवर्तन में बच्चों? सूक्ष्म उत्परिवर्तन में आपने सुना कि एक न्यूक्लियोटाइड क्षार को एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और बृहत उत्परिवर्तन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होने वाला उत्परिवर्तन है, इसका श्रेय जीन को जाता है। और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्र में होने वाले, गुणसूत्र के बदलाव के फलस्वरूप होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए आ गया क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डाले। चलो तेरा ध्यान किधर है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम इधर है। आ जाओ भैया जी, तक देख लिया जाए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम को। ऐसे आनुवांशिक विकार में मनुष्य में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अर्थात कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस XXY है, तो 47 गुणसूत्र हो गए भाई जी। अब थोड़ा सा दूरी बना कर रहिए, 47 गुणसूत्र हुए हैं, ठीक है। 44 प्लस XXY, ऐसे व्यक्ति में कुछ मादा के गुण आ ही जाते हैं, मादा के गुण आ जाते हैं। इसे नर बाज कहा जाता है, स्ट्राइट कहा जाता है, नर बाज कहा जाता है ना। माने कहे तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस XXY हो जाती है, XXY। तो ये क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पर इसका बुरा, यही क्लाइफेल्टर सिंड्रोम के गड़बड़ी के कारण होता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 44 प्लस XXY, है ना। नपुंसक लिंग कहलाते हैं ये, है ना, नपुंसक लिंग। चलिए, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे विकारों का नाम लिखिए। गुणसूत्र द्वारा होने वाले गुणसूत्र विकार, एक या अधिक गुणसूत्र के। अच्छा रुकिए, इसको प्यार से मैं बोलता हूं गुणसूत्रीय विकार को।
गुणसूत्रीय विकार एक ऐसा विकार है जिसमें गुणसूत्र के एक बढ़ने से या गुणसूत्र के घटने से, गुणसूत्र के बढ़ने से या गुणसूत्र के घटने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुणसूत्रीय विकार, ये 3 प्रकार का होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइफेल्टर अभी आप पढ़े, उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 44 + XX है ना, नपुंसक लिंग होते हैं। यहाँ पे भैया जी ध्यान दिया है, इधर ध्यान दियो। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो 21वें से होता है, गुणसूत्र पर अतिरिक्त गुणसूत्र की मौजूदगी। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा। 21वां गुणसूत्र में बदलाव के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम में जो महिलाओं में X गुणसूत्र का नुकसान हो जाता है। अभी देखिए, पहले नाम याद रखिए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। चलिए अभी ये देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया जिसे बिल्डर्स रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आप लोगों को बताता हूँ हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया जिसे बिल्डर्स रोग के नाम से जाना जाता है, इसमें व्यक्ति के शरीर के किसी अंग के कट जाने से शरीर में रक्त का स्राव लगातार होने लगता है और वो रक्त स्राव इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति की मरने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब व्यक्ति का खून इस प्रकार के रोग में रुक नहीं पाता है और उस खून का स्राव लगातार होता है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसकी मात्रा बहुत कम है, जो रक्त को थाका बनाने में काम आती है वो कम मात्रा में है। हीमोफीलिया बिल्डर्स रोग कहलाता है। चलिए, ये X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया होता है। मनुष्य में कितने 2 गुणसूत्रीय विकारों का नाम लिखे हैं? भैया जी क्वेश्चन को याद रखियो, ना आयो ना 2 नंबर में, न आयो 2 नंबर में तो कमेंट बॉक्स में खूबे कमेंट करके कहना न आयो ना आयो, और आइबे करेगा। मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों का नाम लिखे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, 3 को कहता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए क्रोमोसोमीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित गुणसूत्रीय विकारों का संबंधित असमानता के लक्षण को लिखे। गुणसूत्रीय विकार, चलिए शुरू करते हैं हम। क्रोमोसोमीय या गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? फिर से गुणसूत्रीय विकार आ गया भैया जी, बार बार दोहराई रहे हो। तो गुणसूत्र में क्रोमोसोम की अधिकता से या फिर क्रोमोसोम के कमी से जो विकार उत्पन्न होता है उससे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये सब आते हैं। चलिए हम आप लोगों को इसको बता देते हैं। डाउन सिंड्रोम, ध्यान देना बच्चों, धाकड़, जबरदस्त, मस्त और बहुत ही अच्छा टॉपिक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यह एक प्रकार का ऑटोसोमल विकार है जो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। कौन नंबर पर? 21वें नंबर पर, अर्थात 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र के आने से होता है। अतः इसमें 46 के बदले 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक और क्रोमोसोम आ जाता है तो 46 के बदले 47, 21वां जोड़ा पर, लिंग पर नहीं, 21वां जोड़ा पर। इस प्रकार के प्रमुख लक्षण, गोल चेहरा होता है, चेहरा गोल होता है, मुंह खुला रहता है, जीभ बाहर निकला रहता है, छोटा गर्दन होता है, मंद बुद्धि सहित होता है, मंद बुद्धि, दिमाग कम होता है। अब मेरे को नहीं लेने वाला, मैं वैसे कर रहा हूं तो थोड़ी नहीं। चेहरा गोल होता है, मुंह खुला रहता है, जीभ बाहर होता है और गर्दन छोटा होता है, दिमाग भी कम होता है, हृदय रोग भी होता है। और मुंह खुला रहेगा तो मुंह में गाता जाएगा ही।
बताइए। और कीटाणु जाएंगे, मैं मजाक नहीं करूँ, सॉरी। आप देखिए, तो डाउन सिंड्रोम ये है, इसमें 21वें जोड़े पर एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाती है, 47 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह एक्स गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। और ये भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण है, डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण है। एग्जाम में पक्का ठोक के देखता हूं, एकदम ठोक के बोल रहा हूं, ले भैया ले, आएगा, एकदम पक्का आएगा, तो आएगा। बताओ, डाउन सिंड्रोम किसका उदाहरण है? ट्राइसोमी का। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का। इसमें 21वें गुणसूत्र पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। लिंग नहीं बोल रहा हूं मैं XY नहीं बोल रहा हूं, 21वें जोड़े पर एक आ जाता है, तो 47 हो जाता है। क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है? X गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। अतः ऐसे व्यक्ति में 46 के बदले 47 गुणसूत्र पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रमुख लक्षण: अविकसित वृषण, टेस्टिस का विकास नहीं हो पाता है, बुद्धि मंद होती है, नौकनी होती है, लंबी बाहु सहित बड़ा स्तन ग्रंथि तथा हाई पिचेड ध्वनि होती है, एकदम भाई भाई बोलेगा। और ऐसे नर स्ट्राइक होते हैं, मतलब बाज होते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। 44 प्लस XXY। टर्नर सिंड्रोम, तुम कहां थे भैया? टर्नर साहब तुम किधर थे? यह मोनोसोमी का उदाहरण है। ले आ गया, ट्राइसोमी का 2 गो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी का, और टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का। 20-1 के कारण होता है, अर्थात 46 के बदले 45 हो जाते हैं। ऐसे मात्रा 5 कहलाती है, जिसमें लोग ताने बाने कसते हैं। हाँ, हमरो के गो तुम दे दी हला लनवा हो ए मैया, यह बात होता है। ज्यादा के लोग भटकता है विभिन्न स्थानों पर एक पुत्र के लिए। हाँ, तो ऐसी महिलाएं क्या कहलाती हैं? बाज कहलाती हैं, जिसमें रूडिमेंट्री अंडाशय, अल्प विकसित स्तन, अल्प गर्भाशय सहित मासिक स्राव, अंडोत्सर्ग नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं आता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है, अंडों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके कारण टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इस लंबी क्लास में आपने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, सीखा और समझा। तो आपको अगर चाहिए इस क्लास का PDF, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7050114201 पर जरूर मैसेज करें और पाएं एक सुंदर सा PDF, जिस PDF से आपके पेपर में 100% की गारंटी है, लड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है। तो ये क्लास आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर से इसी अंदाज में, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।